वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन BTS सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर नंबर 5। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था कूलाम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका सूत्र मैंने आपको बताया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। ये मैंने आपको बताया था। और ये सूत्र जो है कूलाम का सूत्र है। इसमें जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं ये समान चिन्ह के अथवा विपरीत चिन्ह के हो सकते हैं। बल F सदिश राशि है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। अब यदि बल सदिश राशि है तो कूलाम के इस सूत्र को हम सदिश स्वरूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले आप इस चित्र को देखिए, मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है और इसमें दो आवेश मैंने रखे हैं। एक आवेश Q1 है और एक दूसरा आवेश है Q2। दोनों बिंदु आवेश समान चिन्ह के हैं। दोनों बिंदु आवेश समान चिन्ह के हैं। और यदि दोनों बिंदु आवेश समान चिन्ह के हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा। Q1 व Q2 आवेश के बीच का विस्थापन सदिश वेक्टर R12 है। क्योंकि Q2 आवेश Q1 को प्रतिकर्षित कर रहा है इसलिए इसका जो बल है वेक्टर F12 है और इसकी दिशा Q2 से Q1 की ओर है। इसी प्रकार जो आवेश Q1 है वह Q2 को प्रतिकर्षित करेगा और उसका जो विस्थापन सदिश होगा वह होगा वेक्टर R21 और उसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर होगी तथा बल वेक्टर F21 होगा। आइए जानते हैं ये जो बल सदिश राशि है कूलाम का सूत्र। तो मैंने यहाँ पे लिखा है माना Q1 व Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थित विस्थापन सदिश, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थित विस्थापन सदिश वेक्टर R12 है और Q2 का Q1 के सापेक्ष विस्थापन वेक्टर R21 है। वेक्टर R21 है। सदिश वेक्टर R21 व वेक्टर R12 के परिमाण क्रमशः R21 व R12 हैं। R21 व R12 हैं। जैसा कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा एकांक सदिश। क्या पढ़ा है? एकांक सदिश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है एकांक वेक्टर कहलाता है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। अब सपोज दैट एक वेक्टर ए है। वेक्टर क्या है? ए है। और इस वेक्टर का परिमाण वेक्टर ए है और इस वेक्टर का परिमाण जो है ए है। वेक्टर ए है और इसका परिमाण क्या है? ए है। तो वेक्टर ए बटे ए एकांक वेक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एकांक वेक्टर कहा जाएगा। एकांक वेक्टर कहा जाएगा। एकांक वेक्टर को एक कैप लिखते हैं। जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए में ए के ऊपर तीर ना लगा करके कैप लगा देते हैं, उसको एकांक वेक्टर बोलते हैं। अर्थात जैसे एकांक वेक्टर ए है तो ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बटे ए। एकांक वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बटे ए। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से जो
वेक्टर R12 है वह वेक्टर R21 है, वह वेक्टर R21 है, उनके एकांक सदिश यदि हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, कैप R21 इज इक्वल टू, कैप R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 बटे R21। यहां पर जो R21 है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये वेक्टर R21 का परिमाण है, और ये कैप R21 जो लिखा है ये एकांक सदिश है, वह मैंने आपको समझाया है, कक्षा 11 में से आपने पढ़ा भी होगा। इसी प्रकार वेक्टर R12 का एकांक सदिश, वेक्टर R12 का एकांक सदिश कैप R12 बराबर वेक्टर R12 बटे R12 होगा, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको एक चीज यहां पे समझा दूं, देखिए वेक्टर ए बी लिखा हो, क्या लिखा हो, वेक्टर ए बी। यदि वेक्टर ए बी लिखा है तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर है हिंदी में जिसको सदिश बोलते हैं, सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है। तो दिशा का मतलब यदि आपने दिशा में कोई फेरबदल किया तो चिन्ह भी बदल जाएगा। तो जैसे ये क्या लिखा, वेक्टर ए बी, इस वेक्टर ए बी से प्रदर्शित हो रहा है कि इसकी दिशा ए से बी की ओर है, इसकी दिशा क्या है, ए से बी की ओर, और इसी को यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी ए, क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहां दिशा ए से बी की ओर है तो इसको हमने वेक्टर ए बी लिखा है, और यहां मैंने दिशा जो है बी से ए की ओर कर दी है, यहां ए से बी की ओर है और यहां बी से ए की ओर कर दी है, ठीक है, यहां ए से बी की ओर है और यहां मैंने बी से ए की ओर कर दी है, तो यहां चिन्ह जो है वो माइनस का आ गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार क्या है, यहां हमने देखिए क्या लिखा है, कैप R12 इज इक्वल टू वेक्टर R12 अपान R12 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 12 लिखा है ना, इसको यदि हम 21 कर देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे मैंने वहां पर डायरेक्शन बदल के दिखाया आपको, तो यहाँ 12 की जगह पे यहाँ क्या लिख दिया मैंने 21, और यहाँ पे 12 था तो मैंने यहाँ भी 21 कर दिया। तो यह जो आपको मिल रहा है इतने बराबर होता है वेक्टर R21 बटे R21 बराबर होता है कैप R21, क्या होता है, कैप R21। तो इसका मतलब हम लिख देंगे इतने की जगह पर कैप R21, और जो माइनस का चिन्ह है उसको तो लगाएंगे ही, ध्यान दीजिएगा। कैप R21 व कैप R12 विपरीत दिशाओं में एकांक वेक्टर हैं, ये ऊपर से प्रदर्शित हो चुका है, क्योंकि ये जो कैप R12 आया इसके जस्ट विपरीत कैप R21 है, ये विपरीत को प्रदर्शित कर रहा है माइनस चिन्ह, विपरीत को क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है। अतः जो हमारा Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, अतः आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर आरोपित बल, आवेश Q1 पर आरोपित बल वो हो जाएगा हमारा वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, R12 क्या है, परिमाण है, किसका परिमाण है, वेक्टर R12 का, तो R12 स्क्वायर एकांक वेक्टर R12, या इसी को बोल सकते हैं कैप R12। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर भी आरोपित बल होगा, आवेश जैसे अगर मान लीजिए Q2 के कारण आवेश Q1 पर बल लग रहा है तो उसी तरह से Q1 के कारण Q2 पर भी बल लगेगा, और दोनों समान चिन्ह के हैं तो इसलिए एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। ध्यान दीजिए, तो जो वेक्टर F21 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर, R21 क्या है, परिमाण है, किसका परिमाण है, वेक्टर R21 का, और क्या लिखा है, कैप R21,
इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर समझाया था कि डायरेक्शन चेंज होने पर यानी दिशा बदलने पर चिन्ह बदल जाता है, तो उसी तरह से यहां भी ध्यान दीजिए। जैसे यहां क्या लिखा है, R21 लिखा है, क्या लिखा है R21, और यहां पर क्या लिखा है कैप R21। इसी को यदि हम 12 कर दें, क्या कर दें 12, और यहां भी 12 कर दें, तो यहां देखो 12 और 12 लिखने पर, ध्यान दीजिए 12 और 12 लिखने पर ये जो बल है वो F12 के बराबर हो जाएगा। मतलब वेक्टर F21 जो बल है वो वेक्टर F12 के बराबर हो जाएगा। फिर समझिएगा, यदि हम 21 को 12 लिखते हैं और यहां पर 21 को 12 लिखते हैं, यानी दिशा चेंज करते हैं, तब क्या होगा, जो वेक्टर F21 है जो कि Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल है, वह बराबर हो जाएगा किसके, वेक्टर F12 के, जो कि Q2 के कारण आवेश Q1 पर आरोपित बल है। लेकिन चूंकि हम दिशा बदल रहे हैं तो परिमाण में तो ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, लेकिन इनकी दिशा विपरीत हो जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए जब इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस F12 हो जाएगा, माइनस वेक्टर F12 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो वेक्टर F21 है वो वेक्टर F12 के बराबर होगा परिमाण में, लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाएगा, यानी कि बराबर तो होंगे परंतु विपरीत। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12, वेक्टर F12। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पे ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 मैंने ऊपर ये लिख रखा है, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर कैप R12। समीकरण 1 में Q1 तथा Q2 किसी भी चिन्ह, अर्थात समान चिन्ह के भी हो सकते हैं। समान चिन्ह का मतलब या तो दोनों धनात्मक होंगे, Q1 भी धनात्मक Q2 भी धनात्मक, या तो Q1 भी ऋणात्मक Q2 भी ऋणात्मक, समान चिन्ह के हो सकते हैं। यदि Q1 व Q2 समान प्रकार के चिन्हों के हैं, अर्थात या तो दोनों धनात्मक हैं या तो दोनों ऋणात्मक हैं, तब वेक्टर F12 कैप R12 के अनुदिश है। तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों आवेश समान चिन्ह के हैं, दोनों आवेश समान चिन्ह के हैं, तो जो वेक्टर F12 है, वेक्टर F12 वेक्टर कैप R12, वेक्टर F12 कैप R12 के अनुदिश है। और अनुदिश है तो इसका मतलब प्रतिकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है। अगले बात को हम जानेंगे कि यदि Q1 व Q2 विपरीत प्रकार के चिन्हों के हैं, विपरीत प्रकार के चिन्हों के हैं, तब क्या होगा, तब वेक्टर F21 कैप R21 माइनस में कैप R21, या इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो कैप R12 के अनुदिश है। तब क्या होगा, जब अगर विपरीत प्रकार के चिन्हों के हैं तो वेक्टर F21 माइनस कैप R21, या इसी को आप चिन्ह मतलब डायरेक्शन बदलेंगे, 21 है 12 करेंगे तो यहां माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या होंगे, के अनुदिश होंगे, मतलब यह बल इसके अनुदिश होगा, F21 कैप R12 के अनुदिश होगा। और अगर ऐसा है तो ये आकर्षण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, आकर्षण को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सजातीय तथा विजातीय आवेशों के लिए, सजातीय तथा विजातीय आवेशों के लिए हमें अलग अलग समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा समीकरण एक ही सजातीय व विजातीय आवेशों के लिए, अर्थात दोनों प्रकरणों, मतलब इस प्रकरण के लिए जो कि ये प्रदर्शित करता है कि आवेश समान है तो प्रतिकर्षण, समान है तो प्रतिकर्षण यह प्रकरण बताता है, और विपरीत है तो
विपरीत है तो आकर्षण, जो कि दूसरा प्रकरण है हमारा। ठीक, दोनों के लिए यानी दोनों प्रकरणों के लिए समीकरण एक ही पर्याप्त है। समीकरण एक ही पर्याप्त है। समीकरण एक ही पर्याप्त है। अब ध्यान दीजिए, हम आज आपको इसी के आगे जस्ट बताएंगे, क्योंकि हमारा यह क्या टॉपिक था, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या होता है, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो इसके दो इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, दो महत्व मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहला महत्व क्या है, दोनों आवेश एक दूसरे पर लगने वाले बल तथा बल बराबर तथा विपरीत है। ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला बल बराबर व विपरीत है, बराबर व विपरीत है। और आपने कक्षा 11 में कूलाम का नियम, उनका नियम पढ़ा होगा, सॉरी न्यूटन का नियम। तो न्यूटन के नियम में आपने पढ़ा होगा एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि न्यूटन का गतिविषयक का तृतीय नियम है। न्यूटन के गतिविषयक का तृतीय नियम है। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट क्या है, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। तो इसको आप कॉपी पे लिख भी लीजिए, मैं धीरे धीरे इसको आपको बता दे रहा हूं। दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत हैं, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अतः कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अर्थात इसको लिख लीजिएगा, इस नंबर 1 पॉइंट के नीचे इसको लिख लीजिएगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। ये न्यूटन का तृतीय नियम है और न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कूलाम का नियम करता है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेशों Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश लगने वाले बल, दोनों आवेशों Q1 व Q2 को मिलाने वाली एक रेखा देखिए दिख रही है आपको, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले बल, कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं। कौन कौन सा लग रहा है, एक लग रहा है वेक्टर F12 और एक लग रहा है वेक्टर F21, एक लग रहा है वेक्टर F21। परस्पर विपरीत हैं, परस्पर क्या है, विपरीत हैं, लेकिन चूंकि हैं एक ही रेखा के अनुदिश। ठीक, अर्थात ये आप कह सकते हैं स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं, स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं। और ये आपका स्थिर वैद्युत बल ही है, कूलाम का नियम स्थिर वैद्युत बल पर ही बताया गया है। तो कूलाम ने भी नियम अपना दिया है स्थिर वैद्युत बल पर। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं कि जो दोनों आवेश Q1 व Q2 को मिलाने वाली, दूसरा पॉइंट है, लिख भी लीजिएगा, दोनों आवेशों Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले वेक्टर F12 व वेक्टर F21 परस्पर विपरीत हैं, अर्थात स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं, स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं। अब इसके आगे मैं आपको आगे कल पढ़ाऊंगा, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत। जितना मैंने आज पढ़ाया इसको आप कॉपी पर हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा, आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।